नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। एक छोटी कहानी है, राय हवेली का रहस्य। हाँ, राय हवेली ये उन वीरान भूताहा मानी जाने वाली जगहों में से एक है जिनके बारे में कहानियां बनती रहती हैं। बिल्कुल। और ये कहानी जो हमारे पास स्रोत के तौर पर है, ये उसी हवेली के बारे में है, शहर से दूर, जंगलों के बीच। और 50 साल से वीरान, 50 साल, ये अपने आप में कहानी कहता है ना? सही कहा। और सबसे डरावनी बात जो इस कहानी में है वो ये कि जो भी पिछले 50 साल में वहां गया वो लौटा नहीं। हाँ। और फिर एक रहस्यमयी औरत का जिक्र आता है। अच्छा। लाल साड़ी में, हाथ में दिया लिए हुए, और वो भी आधी रात को। ये तो क्लासिक हॉरर की सारी सामग्री है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डर कैसे रचा गया है, कौन से तत्व काम कर रहे हैं यहाँ। हाँ, मतलब डर का मनोविज्ञान क्या है इस किस्से के पीछे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सेटअप, रात के 12 बजे, लोकेशन एकदम परफेक्ट, सुनसान हवेली, जंगल के बीच। और वो 50 साल का वीरानापन, ये अकेलापन ही अपने आप में डरावना है। ऊपर से वो स्थानीय लोगों की बात, जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे पहले ही बता दिया गया हो कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, डर पैदा करने के लिए कुछ क्लासिक तत्व होते हैं, जैसे एकांत, अंधेरा और ऐसी किंवदंतियां। ये सब यहाँ मौजूद हैं। और वो आधी रात का समय। हाँ, आधी रात का समय। ये सारे तत्व मिलकर एक खास किस्म का माहौल बनाते हैं। ये हमारे अंदर के किसी गहरे डर को छूते हैं, इसीलिए कहानियां इतनी असरदार होती हैं। अच्छा, अब कहानी के नायक पर आते हैं, रवि। वो थोड़ा अलग है, मतलब वो इन बातों पर यकीन नहीं करता। हाँ, वो दोस्तों से शर्त लगा लेता है कि मैं जाऊंगा और दिखाऊंगा कि भूत कुछ नहीं होते। दोस्त मना भी करते हैं, कहते हैं पागल मत बन, वहाँ मौत है, लेकिन वो नहीं मानता, अकेले ही निकल पड़ता है। ये भी अक्सर हॉरर कहानियों में होता है ना? नायक का जो संदेह होता है, या आप कह लीजिए अहंकार, वही उसे खतरे की ओर ले जाता है। हाँ, और जैसे वो साबित करना चाहता हो कुछ। बिल्कुल। और ये जो चेतावनियों को नजरअंदाज करना है, ये कहानी में तनाव बढ़ाता है। हम जानते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, पर किरदार नहीं मानता। फिर रवि का हवेली तक का सफर, वो हिस्सा मुझे काफी अच्छा लगा। अकेला है, हाथ में बस मोबाइल की टॉर्च, और जंगल की वो आवाजें, पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज, हवा की फुसफुसाहट। हाँ, वो आवाजें, पता नहीं चलता कि बस हवा है या कुछ और। सही कहा। कहानीकार ने यहाँ इंद्रियों का इस्तेमाल किया, सेंसरी डिटेल्स। ये डर को महसूस कराते हैं, और फिर वो अचानक हवा ठंडी हो जाती है हवेली के पास। हाँ, और दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई बुला रहा हो अंदर। ये सब माहौल बनाने के तरीके हैं। अनिश्चितता और अशुभ संकेत, पाठक या सुनने वाला भी रवि के साथ वो बढ़ता हुआ डर महसूस करने लगता है। फिर रवि अंदर जाता है, और अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक, घुप अंधेरा। और दीवारों पर वो तस्वीरें पुराने परिवार की, लेकिन उनकी आंखें काली हो चुकी हैं। हाँ, वो बहुत अजीब लगा मुझे कि आंखें काली क्यों हैं। और फर्श पर जले हुए दिए बिखरे हुए। वो काली आंखें, वो वाकई में बेचैन करने वाला विवरण है। इसे अनकैनी कहते हैं, जब जानी पहचानी चीजें अजीब और डरावनी लगने लगें। तस्वीरें तो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, पर यहाँ वो विकृत हैं। और वो जले हुए दिए, उनका क्या मतलब हो सकता है? कई मतलब हो सकते हैं। शायद पहले जो लोग आए उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, या शायद उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा, कौन जाने। और फिर वो झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। हाँ, ये तो सीधा संकेत है कि वहाँ कोई अनदेखी शक्ति है, कोई है वहाँ। बिल्कुल। ये देखते ही समझ आ जाता है कि रवि अकेला नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक डर है ना, जब चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। अनदेखा खतरा, ये बहुत असरदार होता है, क्योंकि हमारी कल्पना वो खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डरों से भर देती है। आवाज पास है, पर कोई दिख नहीं रहा। ये तनाव को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। रवि अब सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं, अपने अंदर के डर से भी जूझ रहा है। और फिर असली टकराव, जब वो टॉर्च घुमाता है और सीढ़ियों पर वो औरत दिखती है। लाल साड़ी, आधा जला हुआ चेहरा, खून जैसी लाल आंखें। कहानीकार ने यहाँ डर का दृश्य रूप सामने रख दिया है। बहुत भयानक। लाल रंग वैसे ही खतरे का निशान है, और वो जला हुआ चेहरा। हाँ, वो जला हुआ चेहरा विकृति दिखाता है, शायद किसी भयानक हादसे का या किसी अंदरूनी दर्द का निशान। और लाल आंखें, वो उसे अमानवीय बनाती हैं। और उसका धीरे धीरे नीचे उतरना, सीढ़ियों की चरमराती आवाज के साथ, वो सीन
बहुत प्रभावी है। हाँ, वो गति, वो धीमी गति डर को और बढ़ाती है। भागने का मौका नहीं मिलता, बस देखते रहने का और डरने का। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जैसी वो नीचे पहुंचती है सब कुछ बदल जाता है। दरवाजा अपने आप बंद और मोबाइल की बैटरी खत्म। हाँ, मतलब बचने के सारे रास्ते बंद। ये संयोग है या जानबूझकर किया गया है? हॉरर में इसे नियति का कसना कह सकते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म। रवि अब पूरी तरह फंस चुका है। चारों तरफ अंधेरा, सिवाय उस औरत के हाथ में जलते दिए के। रोशनी भी अब उसी के पास है। हाँ, अब नियंत्रण पूरी तरह उसके हाथ में है। और फिर वो सवाल पूछती है, तुम भी आए हो मेरे साथ रहने? इस सवाल में कितनी कितनी ठंडक है। ये सवाल कम सजा ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये कहानी की शुरुआत वाली बात से जुड़ता है, जो गया वो लौटा नहीं। ये सवाल इस बात की पुष्टि है कि वो हवेली एक जाल है और ये औरत शायद उस जाल की रखवाली करती है, या खुद ही जाल है। हो सकता है। और उसका सवाल मतलब रवि का अंत तय है, उसे भी वहीं रहना होगा हमेशा के लिए। ये तो मौत से भी बुरा है, हमेशा के लिए कैद। हाँ, डर की पराकाष्ठा यही है। फिर कहानी का अंत बहुत तेज है। रवि पीछे हटता है, दिया बुझ जाता है और फिर बस अंधेरा, सन्नाटा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह हवेली के बाहर उसका मोबाइल मिलता है और उसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डेड आवाज, किसी को मत आना यहाँ, वो अब मुझे नहीं जाने देगी। और ये सीधे सीधे उस किंवदंती को सच साबित कर देता है जिसे रवि ने खुद चुनौती दी थी। तो वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया जिसे वो झूठ मानता था। हाँ, वो अब एक और चेतावनी बन गया है जिसे शायद आने वाले लोग फिर नजरअंदाज कर देंगे। ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, ये चक्रीय भय है। खतरा हमेशा है, शिकार आते रहते हैं और कहानी और मजबूत होती जाती है। रवि की कहानी अब उस हवेली की अनगिनत कहानियों में से एक बन गई। और वो दिए का बुझना, उसका क्या मतलब हो सकता है? शायद एक और आत्मा के कैद होने का प्रतीक, अंधेरे की जीत। तो अगर हम इस कहानी राय हवेली का रहस्य के मुख्य बिंदुओं को देखें, तो हमने क्या समझा? ये कहानी सिर्फ भूत या डरावनी चेहरे पर नहीं टिकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सफलता कई चीजों में है। पहला, माहौल, वो अकेलापन, अंधेरा, आवाजें, ठंडक। दूसरा, मनोवैज्ञानिक डर, वो अनदेखी उपस्थिति, हिलती कुर्सी, काली आंखें। और फिर वो दृश्य भय भी, उस औरत का रूप। हाँ, दोनों का संतुलन। तीसरा, नायक की वो गलती, चेतावनी को नजरअंदाज करना। और चौथा, वो चक्रीय अंत जो डर को कभी खत्म नहीं होने देता। ये कहानी ये भी दिखाती है कि लोक कथाएं और किंवदंतियां कैसे डर को जिंदा रखती हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल। और इसमें इस्तेमाल किए गए प्रतीक भी बहुत शक्तिशाली हैं। लाल साड़ी, खतरा, जुनून या शायद बदला। और वो दिया जलता बुझता हुआ, हाँ। कभी उम्मीद, कभी ठंडा, फंदा। सही कहा। और वो आधा जला हुआ चेहरा, वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उसका क्या मतलब है, कहानी बताती नहीं। हाँ, वही सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है। वो चेहरा आधा जला हुआ ही क्यों था? क्या हवेली में कभी आग लगी थी, या ये किसी गहरे दर्द का, किसी अन्याय का प्रतीक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद कहानी की खूबी इसी में कि वो इसका जवाब नहीं देती। मतलब ये कि जब कुछ सवाल अनकहे रह जाते हैं तो वो डर ज्यादा गहरा होता है। हमारी कल्पना उन खाली जगहों को भरती है और कल्पना अक्सर हकीकत से ज्यादा डरावनी होती है। हाँ, ये बात तो है। वो अनकहा रहस्य डर को कहानी खत्म होने के बाद भी जिंदा रखता है। बिल्कुल। शायद वो जला हुआ चेहरा इस बात का प्रतीक है कि कुछ दर्द, कुछ गुस्सा इतना गहरा होता है कि वो समय के साथ मिटता नहीं। वो उस जगह का, उस माहौल का हिस्सा बन जाता और वहीं रहता है, इंतजार करता है अगले शिकार का।